क्लास सिक्स्थ आपकी सोशल साइंस की बुक, जिसमें आज हम टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रॉम हंटिंग यानी शिकार करना, गैदरिंग यानी जमा करना, कुछ भी चीज़ खाना, और टू ग्रोइंग फूड यानी खाना उगाना। यानी इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे उन्होंने सबसे पहले हंटिंग से शुरुआत करी, खाने की गैदरिंग करी यानी खाना इकट्ठा करा, और फिर खाना उगाना सीखा। ठीक है। तुषार स्ट्रेंज जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। यानी तुषार जो था वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था उसके कजिन भाई की शादी में। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज टू द विंडो सीट। यानी कि वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उसे कैसे तैसे विंडो की सीट यानी खिड़की वाली सीट मिल गई। His nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" तो धीरे धीरे वो पेड़, हाउस फ्लाई और सब चीज़ें देखने लग गया। तो उसके अंकल ने उसकी शोल्डर पे हाथ रख के कहा, क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन 150 साल पहले इस्तेमाल करना शुरू की गई थी? और उसके कुछ समय बाद बसेस। तुषार wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तो तुषार सोचने लगा कि क्या जिस समय लोग यहाँ से वहाँ आने जाने के साधन नहीं थे तो क्या जहाँ वो जन्म लेते थे वहीं रह जाते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। तो अब हम देखते हैं द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव। यानी जो पहले ज़माने के लोग थे वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago। यानी हम जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो सब कॉन्टिनेंट में 2 मिलियन साल पहले रहा करते थे। Today we describe them as hunter gatherers। यानी अब हम उन्हें किसके नाम से जानते हैं? हंटर या गैदरर्स, यानी शिकारी या जो ऐसे खाना इकट्ठा करते थे वो लोग। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो ये नाम जाहिर सी बात है क्योंकि वो हंटिंग करते थे यानी कि वो शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, उनका नाम वहीं से पड़ गया। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। यानी जनरली देखा जाए तो वो जो जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फ्रूट्स यानी फल इकट्ठे करते थे, जड़ इकट्ठी करते थे, नट्स इकट्ठे करते थे, बीज, पत्तियाँ, स्टॉक और अंडे, ये सब चीज़ें वो इकट्ठी करते थे खाने के लिए। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर वर मैनी रीजन्स फॉर दिस। तो उनकी बहुत सारी वजहें थी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की। पहला, इफ़ दे स्टेड अप एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स। तो अगर वो एक ही जगह रुकेंगे तो वो वहाँ के सब एनिमल और प्लांट के जितनी भी चीज़ें हैं वो सब खा जाएंगे क्योंकि वो रोज़ ही खाना इकट्ठा करते थे। देयरफॉर दे वुड हैव टू गो समवेयर एल्स इन सर्च ऑफ फूड। यानी उनको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। और दूसरा, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड एनिमल। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो क्या होता है कि जो जानवर होते हैं जैसे कि मान लीजिए डियर हो गया या जो गाय वगैरह होती हैं तो वो घास के हिसाब से इधर उधर जाती रहती हैं, जहाँ घास ज़्यादा है वो उस जगह चली जाती हैं। तो अब जो इसका शिकार करते हैं उनको भी इनके मूवमेंट को फॉलो करना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ जानवर जाते थे उनके पीछे ये हंटर्स जो थे जो इनका शिकार करते थे वो भी धीरे धीरे निकल जाया करते थे। और तीसरी कि प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। टू पीपल हैव टू मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। यानी कि मौसम के हिसाब से फल उगते थे तो उन्हें हर मौसम में अलग अलग फल इकट्ठा करने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था। और फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर्स आर सीजनल। पीपल लिविंग इन देयर बैंक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। तो चौथा ये कि जो भी है कोई भी जैसे लोग हो गए, पौधे हो गए या जानवर हो गए, सबको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर कहाँ मिलता है? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, नदियों में। तो क्या होता है कि कुछ नदियाँ तो पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल मतलब जिनमें पूरे साल भर पानी रहता है, पर कुछ होती है सीजनल। तो जो लोग सीजनल नदियों के किनारे पे रहते हैं यानी जब ड्राई सीजन आएगा, गर्मी पड़ेगी, तब पानी सूख जाएगा तो उन्हें पानी के लिए जगह जगह पर जाना पड़ेगा। तो हमने 4 रीज़न देख लिए कि क्यों ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब हम देखते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, जो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, जो सर्च करते हैं ऐसी चीज़ें,
तो उन्होंने ढूंढी है कुछ ऐसी चीज़ें जो हंटर या गैदरर्स उस समय पर बनाते थे या यूज़ करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, जैसे कि पत्थर की चीज़ें, लकड़ी की चीज़ें, हड्डियों की, ऑफ विच द स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, जिनमें से जो पत्थर के टूल्स हैं वो हमें आज तक भी मिलते हैं। सम ऑफ दिस स्टोन टूल वर यूज टू कट मीट, यानी मांस काटने के लिए, हड्डियाँ तोड़ने के लिए, या ट्रीज़ की जो छाल होती है उसको निकालने के लिए, या फिर जो जानवर की चमड़ी होती है उसको निकालने के लिए, फ्रूट्स काटने के लिए वो यूज़ करते थे। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन, यानी बोन के वो हैंडल बना देते थे और अटैच कर देते थे, या वुड के। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज, तो बाण बना देते थे उसके हंटिंग के लिए। अदर टूल वर यूज टू चॉप वुड, यानी बाकी टूल्स लकड़ी काटने के लिए यूज़ में आते थे, जिसको फायर वुड यानी आग जलाने के लिए काम लेते थे। वुड वॉज यूज टू मेक हंट्स एंड टूल, हट्स बनाने के लिए यानी उनके झोपड़े बनाने के लिए भी उसमें यूज़ करा जाता था। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर डिगिंग, ये लेफ्ट में दिए हुए हैं, डिगिंग के लिए यानी गड्ढे खोदने के लिए भी उसको यूज़ करते थे, एडिबल रूट्स खाने के लिए भी यूज़ करते थे, या जानवर की चमड़ी निकालने के लिए यूज़ करते थे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब कैसे जगह देखते थे। लुक एट मैप 2 बिलो, मैप 2 दिया हुआ है यहाँ नीचे, तो हम देखेंगे। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स अ साइट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस, यानी जहाँ जहाँ पर भी ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है वहाँ वहाँ पर उनको मिली है ये सब चीज़ें उनसे जुड़ी हुई, यानी जो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, उनके बारे में जानकारी मिली है हमको यहाँ से। Only some are shown in the map. Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. तो इनमें से बहुत सारी जो थी वो नदी के किनारे पर बसी हुई थी। यहाँ लिखा भी हुआ है इनके नाम, जो हम अभी आगे देखेंगे। As stone tools were important, क्योंकि अब जो पत्थर के टूल्स उनके थे वो ज़रूरी थे, people try to find places where good quality stone was easily available. तो ये पत्थर जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मिलता है वहाँ जाते हैं। Rock paintings and what they tell. रॉक पेंटिंग्स क्या होती हैं, जहाँ पर पत्थरों पे बनी हुई हमें कुछ ना कुछ पिक्चर्स या कुछ कहानियाँ ऐसी लिखी हुई मिलती हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल लिव्ड, यानी बहुत सारी गुफाएं जहाँ ये रहते थे, हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल, तो उनकी वॉल्स पर कुछ ना कुछ पेंटिंग बनी होती है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, दोनों जगह पर काफ़ी मिलती हैं। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, तो इसमें क्या है, वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि ये देखो, और ये पीछे से हंटर उसके पीछे लगा हुआ है निशाने मारने, तो इस टाइप की पेंटिंग मिलती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है, दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, यहाँ बहुत सारे गुफाएं, रॉक्स की चीज़ें मिलती हैं, और ये नेचुरल केव्स हैं, यहाँ पर नर्मदा वैली के पास में है, और ये आपको रेन, हीट, विंड सबसे बचाती है, यानी बारिश, धूप, गर्मी सबसे बचाती है, तो यहाँ पर वो लोग रहा करते होंगे। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची कुची मिलती हैं जो उस समय में लोग यूज़ करते थे, जैसे बिल्डिंग्स के, उनके बर्तनों के, टूल्स के। दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, यानी उनके द्वारा ही बनाई गई थी, उन्हीं ने इस्तेमाल करी और उन्हीं ने छोड़ दी, वो ऐसी चीज़ें होती हैं। दिस मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ऊपर सतह पर भी मिल सकती है, अंदर दबी हुई भी मिल सकती है, कभी कभी अंडर वाटर भी मिलती है। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर, तो आप अभी आने वाले चैप्टर्स में अलग अलग साइट्स के बारे में और पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, यानी आग के बारे में कैसे पता चला। फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2 पेज 13, यानी हमने भी जो मैप देखा था उसमें कर्नूल केव ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, यहाँ पर ट्रेसेस मिले हैं कि यहाँ पर राख थी। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, यानी पता चलता है कि लोग फायर के यूज़ से फैमिलियर थे, यानी वो जानते थे आग के बारे में। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने आग का यूज़ किया होगा, लाइट के फॉर्म में भी, खाना पकाने के लिए भी, और जो जानवर थे उनको भगाने के लिए भी। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, हम भी बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं। नेम्स एंड डेट्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, यानी बहुत बड़े बड़े नाम आर्कियोलॉजिस्ट ने दिए हुए हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, जिसमें अर्लीस्ट पीरियड को पैलियोलिथिक बोला जाता है, ठीक है।
दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पैलेयो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन एज जो थी. द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, यानी इस समय में सबसे ज़्यादा स्टोन के टूल्स यानी पत्थर के औजार मिले थे. द पैलियोलिथिकल पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, यानी 2 मिलियन से लेकर अभी कुछ 12,000 साल पहले तक के बीच में ये पीरियड था. दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू लोअर मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक. तो इसको लोअर मिडिल अपर में हमने डिवाइड कर दिया है. ये लॉन्ग जो सबसे लंबा टाइम है ये ह्यूमन हिस्ट्री का, 99% टाइम लोग इसी उसमें रहे हैं. द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर अगो टिल 10,000 ईयर अगो इज कॉल्ड मीजोलिथिक, यानी मिडिल स्टोन एज. तो ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस वाला पीरियड था इसको हमने मीजोलिथिक बोला है. स्टोन टूल्स जो इस पीरियड में हमें मिले थे वो जनरली छोटे हुआ करते थे, माइक्रोलिथ्स बोला है. माइक्रोलिथ्स प्रोबेबली उनमें हैंडल लगे होते थे बोन्स के, चिकन के. At the same time, older varieties of tool continue to be used. Next stage from about 10,000 year is known as Neolithic. Neolithic बोलते हैं. और कुछ we have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in the later chapters. बाकी के चैप्टर में हमें और नाम मिलेंगे. Very often we use present days name for places where we lived in past because we do not know what they called them. तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनको हम हमारे नामों से ही बुलाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि उस टाइम के लोग उन जगहों को क्या बुलाते होंगे. A changing environment. Around 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world, यानी बहुत चेंज आ गया था वर्ल्ड के क्लाइमेट में. वार्म कंडीशंस हो गई थी, बहुत सारे एरियाज़ में ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए थे. This in turn led to increase in number of deer, antelopes, goat, sheep and cattle, that is animals that survive on grass, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो घास खाते थे उनकी संख्या बढ़ गई. Those who hunted these animals now followed them. तो जो इनका शिकार करते थे उनके पीछे पीछे जाने लग गए. लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, देयर ब्रीडिंग सीजन. तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने सोचना शुरू करा कि क्यों ना हम इन्हें पालने लग जाएं और हमारे काम के लिए इनका यूज़ करने लग जाएं. तो वहीं से शुरुआत हुई हर्डिंग की, यानी ये जो भेड़ चराते हैं, गाय चराते हैं या बकरियां चराते हैं या जो भेड़ का ऊन निकालते हैं या फिर फिशिंग करते हैं जो लोग, तो वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई. तो अब देखेंगे द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. यानी ये एक ऐसा टाइम था जब चावल और ये सब चीज़ें अपने आप उगने लग गई थी. तो जो आदमी, औरत या बच्चे थे वो प्रोबेबली इनको इकट्ठा करके देखा इन्होंने कि इसको कैसे उगाया जा सकता है और जैसे ये पकते हैं तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं. तो इससे हम ऐसा मान लेते हैं कि उनके दिमाग में आया होगा कि हम प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं और वो फार्मर्स बनने लग गए होंगे. People could also attract and tame animals by leaving food for them near their shelters, and first animal to be tamed was wild ancestors of the dog. तो ऐसा माना जाता है कि पहला जानवर जिसको पालतू बनाया गया था वो कुत्ते की कोई प्रजाति रहा होगा उस समय में. Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. तो फिर उसके बाद लोगों ने ऐसे जानवरों को पालना शुरू करा जो थोड़े से नर्म स्वभाव के थे, यानी जंगली नहीं थे, जैसे कि बकरियां हो गई, भेड़ हो गई, या उस समय सूअर भी रहा करते थे और जिनमें से ज़्यादातर घास खाया करते थे. तो जो लोग थे वो इन्हें प्रोटेक्शन देते थे, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से बचाते थे और धीरे धीरे ये हर्डर्स बन गए. हर्डर्स यानी ये भेड़ों को झुंड में लेकर जाते थे, बकरियों को लेकर जाते थे और उनके साथ में जाया करते थे. झुंड के झुंड ये चढ़ते थे और वापस अपनी गुफा के पास ले आया करते थे. तो इस तरीके से फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत हुई. डोमेस्टिकेशन is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. यानी डोमेस्टिकेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ लोग पौधे भी उगाते हैं और जानवरों की देखभाल भी करते हैं. Very often plant and animal that are tended by people become different from wild plants and animals. यानी बहुत बार ये होता है कि जो प्लांट या एनिमल इंसान रखते हैं वो वाइल्ड एनिमल और प्लांट से अलग हो जाते हैं. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन. यानी लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या उगाना है, क्या नहीं उगाना है, कौन सा जानवर पालना है, कौन सा नहीं पालना है. तो फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल दैट आर नॉन प्रोन टू डिजीज़. यानी कि वो हमेशा ऐसे पौधे या ऐसे जानवर चुनते हैं जिनमें बीमारियाँ नहीं होती हैं.
दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, यानी वो ऐसे प्लांट सिलेक्ट कर लेते हैं जिनका दाना बड़ा होता है, तना मजबूत होता है, जो इतना वेट उठा सकता है कि कोई फल पक के उस पर लगाए तो टूटे ना। सीड फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटी। तो सीड्स जो निकलती हैं उनको रख लिया जाता है बोरे में भर कर, और अगली बार उन्हीं को लगाया जाता है, बोया जाता है, ताकि जो नया प्लांट उगे उसमें सेम क्वालिटीज़ हों जो हमें चाहिए। Among animal, those that are relatively gentle are selected for breeding. Animals में भी जो gentle होते हैं, ज़्यादा उग्र नहीं होते हैं, गुस्से वाले नहीं होते, उन्हें select करा जाता है. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. तो जो domesticated animals और plants होते हैं वो जंगली से थोड़ा अलग हो जाते हैं. For example, teeth and horns of wild animal are usually much larger than those of domesticated animals. तो जो दांत होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के ज़्यादा बड़े होते हैं डोमेस्टिकेटेड देखें तो. लुक एट दीज 2 सेट्स ऑफ टीथ. ये दांत के 2 सेट दिए हैं. अब आपको कौन सा लगता है कौन सा वाइल्ड सूअर का होगा यानी जंगली सूअर का और कौन सा पालतू का होगा? तो ये जो ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं वो वाइल्ड के होंगे. डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ था? एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी, धीरे धीरे सब जगह होने लग गया 12,000 साल पहले. वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एट फूड टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन. तो देखा जाए तो सब डोमेस्टिकेशन का ही है जो हम खाते हैं, भले ही वो जानवरों से आए या प्लांट से. सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले, यानी गेहूँ जैसी जो पौधे हैं उनको सबसे पहले उगाया गया था. अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में आती थी भेड़ और बकरियाँ, जिनको सबसे पहले डोमेस्टिकेट करा गया था. A new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. तो यानी जब आप कुछ भी बीज लगाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ समय लगता है उसको उगने में, ठीक है. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, यानी कुछ दिन का हो सकता है, कुछ हफ्तों का हो सकता है, महीने, और किसी किसी के केस में कुछ सालों का भी. When people began growing plant, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then grain had to be used carefully. तो यानी अब जब लोगों ने उगाना शुरू करा तो उनको उसी जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ा. वहीं जब तक फसल नहीं पक जाएगी तब तक रुकना पड़ेगा, फिर पक जाएगी तो उसको स्टोर करना पड़ेगा सेफली. तो उनको सब चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करना पड़ा. As grain has to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. तो अब क्योंकि ग्रेन को लोग अपने खाने के लिए भी रखते थे और बीज लगाने के लिए भी रखते थे, तो उनको स्टोरिंग के तरीके सोचना पड़े. इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स. उनने मटके बनाना शुरू करे, बास्केट यानी डलियाँ बनाना शुरू करी, या ग्राउंड में गड्ढे खोदना शुरू करे. डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. क्या आपको लगता है कि जो हंटर्स थे वो ऐसे पॉट्स बनाते होंगे, उसका क्या इस्तेमाल करते होंगे वो? स्टोरिंग एनिमल्स. एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली. वो हमें दूध भी देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का, मीट देते हैं, अंडे देते हैं व्हेन एवर रिक्वायर्ड. इफ़ अदर वर्ड्स एनिमल्स को भी स्टोर करके रखना पड़ता था एज अ फूड, ठीक है. और इसके अलावा क्या मिल सकता था हमें एनिमल से? जैसे ऊन मिल सकता था भेड़ से, हम देखें तो चीज़ें हमारे पहनने के काम भी आ सकती. तो फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. टर्न टू मैप 2. यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स. यानी आपको यहाँ पर जब हम मैप वापस से पलटेंगे तो इसमें काफ़ी ब्लू कलर के स्क्वायर दिखाई देंगे. ये तो ये ब्लू स्क्वायर क्या बताते हैं? ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स. तो यहाँ सबसे पहले किसान पाए गए थे. दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, यानी पूरे सब कॉन्टिनेंट, सब एरियाज़ में ये मिलते हैं. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स आर नॉर्थ वेस्ट यानी प्रेजेंट डे कश्मीर में, और ईस्ट में साउथ इंडिया में. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bone. तो ये पता लगाने के लिए कि ये किस जगह के किसान ही थे या क्या थे, तो साइंटिस्ट ने एविडेंस निकाला प्लांट्स से या वहाँ बचे कुचे जो हड्डियाँ थी उनसे. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेंड ऑफ बर्न ग्रेन. तो वहाँ जले हुए फसल की मिली है थोड़ी बहुत चीज़ें, एक्सीडेंटली जल गई होंगी या ऑन पर्पस जलाई गई होंगी. साइंटिस्ट इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि क्या नंबर ऑफ क्रॉप्स उगाए गए थे अलग अलग पार्ट्स में सब कॉन्टिनेंट के. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. तो ये अलग अलग एनिमल्स की हड्डियों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ.
आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स, यानी कुछ साइट्स पे ट्रेसेस मिले हैं हट्स के, यानी झोपड़े बने हुए मिले हैं, कुछ घर बने हुए मिले हैं. फॉर इंस्टेंस इन बुरजा होम, यानी बुरजा होम जो है प्रेजेंट डे कश्मीर, यानी अभी कश्मीर में देखा गया है, पीपल बिल्ड पिट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम. तो लोग कैसे रहते थे, ग्राउंड के अंदर गड्ढा करके वहीं अंदर की तरफ सीढ़ी बनाकर और उसमें रहा करते थे. दीज में हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड, यानी ये ठंड से बचाने का काम करती होंगी. कुछ इनको खाने पकाने के भी वो मिले हैं अंदर और बाहर, जिससे पता चलता है कि लोग वेदर के हिसाब से या तो अंदर खाना बनाते थे जब बारिश होगी तब, या ऐसे बाहर खाना बनाते थे. ठीक है. ड्रॉ अ पिट हाउस, आप पिट हाउस बनाकर देखिएगा. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, यानी पत्थर के हमें बहुत जगह पर मिले हैं, ये जैसे दिए हुए हैं न्यू स्टोन टूल्स. मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिकल टूल्स, बहुत सारे अलग अलग भी मिले, इसे नियोलिथिकल बोला जाता है. इसमें थे पॉलिश्ड थे, जिनमें बहुत फाइन कटिंग एज थी, यानी बहुत ज़्यादा नुकीले थे. मोर्टार्स, पेस्टल्स, जिससे ग्राइंडिंग ग्रेन जो हम चटनी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और प्लांट प्रोड्यूस को ग्राइंड करने के लिए काम करते हैं. मॉर्टल्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे. ठीक है. सिल और बट्टा जिसको हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं, बहुत 1000 ईयर्स बाद भी. एट द सेम टाइम टूल्स फ्रॉम द पैलियोलिथिकल टाइम्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड. एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, यानी कुछ जो थे वो हड्डियों के भी बने थे. मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, यानी बहुत सारे मिट्टी के जो ये होते हैं अपने घड़े, वो भी मिले हैं. दे वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, मतलब वो सजे हुए भी मिले हैं बहुत बार और उनमें चीज़ें स्टोर करते थे. तो ये लोग उनको खाना पकाने के लिए, जैसे कि राइस, वीट, लेंटिल्स यानी दाल वगैरह जो भी हैं, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए थे. दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट. तो ये डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब हो गए थे, इसको सब खाते ही खाते थे. बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लोथ्स, उन्होंने कपड़े सिलना शुरू करे अलग अलग मटेरियल के, जैसे कॉटन उगाया जा सकता था. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर ऑल एट वंस, क्या सब जगह ही चीज़ें चेंज हो गई? नॉट क्वाइट, नहीं. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adapted farming and herding slowly over several thousand years. यानी बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी मैन और वुमेन शिकार करके खाना पकड़ते थे और कई जगह पर उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी थी. Besides, in some cases, people try to combine these activities doing different things during different season. तो कुछ लोगों ने क्या करना शुरू करा कि अलग अलग सीज़न के हिसाब से वो दोनों चीज़ें कर लेते थे. अ क्लोज़र लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेरगढ़. मेरगढ़ मैप में आप ढूंढ सकते हैं, ये साइट थी फर्टाइल प्लेन की, यानी उपजाऊ बोल सकते हैं जिसको हम, जहाँ अच्छी खेती होती थी, नियर बोलान पास, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इन ईरान. ईरान में काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है ये. तो मेरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वे पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट. यहाँ पे लोगों ने गेहूँ उगाना शुरू करा था, पहले शीप और गोट पालना शुरू करी थी. ये सबसे अर्लीस्ट गांव है जिसके बारे में हम जानते हैं. यहाँ बहुत सारी एनिमल्स की हड्डियाँ मिली थी, वाइल्ड एनिमल्स की भी, डियर की, पिग की, शिप्स और गोट्स की भी. अदर फाइंड्स क्या क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप के ऐसे घर मिले हैं वहाँ पर बने हुए, जिसमें 4 से ज़्यादा कमरे थे जिसको स्टोरेज के लिए यूज़ करा गया. व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम. पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट. तो जब लोग मर जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, ये सोचकर कि अब ये आत्मा बन जाएंगे. बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट. तो बरियल यानी गाड़ने की जो प्रथा है वहाँ से शुरू हो गई थी. मेरगढ़ में बहुत सारी बरियल साइट्स मिली हैं. इन वन इंस्टेंट द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. तो एक जगह पर तो जो आदमी मरा था उसके साथ में 2 बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिसका मतलब ये था कि लोग ऐसा मानते हैं कि ये जब आत्मा बनेंगे और इन्हें भूख लगेगी तो ये बकरियाँ खा लेंगे. तो लोगों का मानना था ऐसा कि और कहीं भी अगर कोई दुनिया है इसके अलावा मरने के बाद तो वहाँ भी इनको खाना मिल जाए. एल्सवेयर में देखें तो केव पेंटिंग इन फ्रांस, यानी फ्रांस में भी हमें कुछ गुफाओं के अंदर ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं. आप एटलस में फ्रांस को ढूंढ सकते हैं. ये साइट डिस्कवर करी थी 4 स्कूल के बच्चों ने, बहुत साल पहले किया है. पेंटिंग्स जो 20,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले की बताई जा रही है. इसमें वाइल्ड हॉर्सेस या वाइल्ड जितने भी कैटल्स हैं या जो भैंसे होते हैं वो सब दिखते हैं.
ब्राइट कलर से ये लोग बनाते थे। ये कलर बनते थे मिनरल्स से, जैसे उनको कुछ भी पत्थर मिलता था कलर का तो वो उसे पीस कर ये बना लेते थे। ब्लैक कलर इनको चारकोल से बन जाता था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, यानी ये हो सकता है किसी त्यौहार पर या कुछ ऐसी सेरेमनी हो, ऐसा उत्सव मना रहे हो जब ये बनाए, या फिर कुछ स्पेशल रिचुअल्स जो शिकारी करते होंगे उनके हिसाब से बनाते होंगे वो अपने हिसाब से, जब उनका मन करता होगा तब वो बना लेते होंगे। नियोलिथिक साइट टर्की आप ढूंढ रहे हैं एटलस में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स है कैटल हुयूक, टर्की में है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्लिंट फ्रॉम साइरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी, शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट। रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स, मोस्ट ऑफ द थिंग वुड हैव कैरिड ऑन द बैक एंड पैक ऑफ एनिमल सच एज कैटल और पीपल। यानी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, पर सब कुछ मिलते हुए भी हमें यहाँ पर कार्ट्स नहीं मिली, यानी गाड़ियाँ नहीं मिली हैं, जिसका मतलब ये है कि लोग उस समय तक भी या तो जानवरों के ऊपर ढोते थे अपना सामान या खुद की पीठ पर ढोते थे। ये कीवर्ड्स हैं आपके: हंटर गैदरर, साइट, हैबिटेशन, फैक्ट्री, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, माइक्रोलिथ्स, डोमेस्टिकेशन, फार्मर, हर्डर्स, नियोलिथिक एंड बरियल्स। सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे। लेट्स डिस्कस वाले एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द हंटर्स गैदरर ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, कैसे जाते थे, और इन व्हाट वे आर दी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द रीज़न फॉर विच वी ट्रैवल टुडे, और हम क्यों अलग जगहों पर जाते हैं, तो कैसे उस समय और इस समय में फ़र्क आया है। हंटर्स आर गैदरर्स ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू हंट एनिमल्स, हमने पढ़े थे सारे रीजंस के, शिकार करने के लिए, फ्रूट इकट्ठे करने के लिए, पौधे पत्तियाँ इकट्ठे करने के लिए, और वो माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स को भी फॉलो करते थे, यानी जिसका शिकार करना है उसके पीछे पीछे भी जाते हैं। जहाँ पर फ्रूट्स कम हो जाते थे तो वो नई जगह पर चले जाते थे। अब देखें कि हम क्यों ट्रैवल करते हैं। टुडे वी ट्रैवल फॉर डिफरेंट रीज़न। हम बिज़नेस की ट्रिप्स पे जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम चीज़ें ख़रीदने जाते हैं एवरीडे यूज़ के लिए, तो उसमें हम में और उनमें बहुत फ़र्क है। फिर है व्हाट टूल्स वुड यूज़ टुडे फॉर कटिंग फ्रूट, व्हाट वुड दे हैव बीन मेड ऑफ। हम क्या यूज़ करते हैं फ्रूट्स काटने के लिए, हम चाकू यूज़ करते हैं जो स्टील से बने होते हैं, या इलेक्ट्रिक नाइफ्स भी आते हैं कुछ। 3 तरीके बताइए जिससे हंटर्स और गैदरर्स ने आग का इस्तेमाल करा होगा। वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पस टुडे, वो खाना पकाने के लिए यूज़ करते थे, उनके अंदर लाइट लगाने के लिए यूज़ करते थे, और एनिमल्स से उनको बचाने के लिए यूज़ करते थे। और अब आज हम क्यों यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, गैस होती है हमारे पास भी। अपनी नोटबुक में 2 कॉलम आपको बनाना है, यहाँ हंटर्स और गैदरर्स लिखना है आपको, और राइट हैंड में आप क्या खाते हैं वो लिखना है, और क्या सिमिलैरिटी है क्या डिफरेंस है आपको देखना है। तो वो भी वही सब खाते थे जो हम सब खा रहे हैं, पर हाँ फ़र्क यह है कि वो कच्चा खाते थे, हम पका कर खाते हैं। जैसे कि वो उस समय वाइल्ड जानवर पकड़ते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया खा जाते थे, जड़ खा जाते थे, पत्तियाँ खाते थे, एग्स खाते थे, जो भी उन्हें रॉ मीट मिलता था यानी कच्चा मांस वो खा जाते थे। अब हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, हम दाल वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, और हम जो सब्जियां उन्हें पका कर भी खा सकते हैं और कच्ची भी खा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत फ़र्क है और बाकी सब चीज़ें सिमिलर हैं। इफ़ यू हैड अ नेचुरल पेबल लाइक वंस शोन ऑन पेज नंबर 13 व्हाट वुड यू यूज़ इट फॉर, यानी आपके पास कुछ नेचुरल पत्थर जैसी चीज़ें आ जाएँ तो आप क्या करेंगे। आप उनको गेम्स खेल सकते हैं, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स खेलते रहते हैं आजकल, और दिस इज स्पेशली प्लेड इन स्काउट के गेम्स। नेचुरल पेबल से आप फ्लावर पॉट्स या फ्लावर बेड्स को डेकोरेट भी कर सकते हैं। लिस्ट 2 टास्क दैट आर परफॉर्म बाय बोथ मेन एंड वुमेन एट प्रेजेंट, मतलब आपको बताना है कि ऐसे कौन से 2 काम हैं, कौन सी सिमिलैरिटीज़ है या डिससिमिलैरिटीज़ है जो आदमी भी कर सकते हैं औरत भी कर सकते हैं, कंपेयर करना है। दोनों ऑफिसेज में काम करते हैं, क्लर्क्स मैनेजर में, दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में, दोनों पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, न्यूज़ रीडर, टेलीविज़न पे आ सकते हैं। मैन क्या क्या कर सकते हैं, मोस्टली देखा जाए तो शिप के कैप्टन मैन होते हैं, अंडर वाटर डाइवर्स जो जाते हैं वो भी वही होते हैं, और वुमेन्स में देखें तो नर्सिंग मोस्टली वुमेन करती हैं। तो इसके साथ हमारा सेकेंड लेसन ख़त्म हो जाता है। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, आप अपने डाउट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले चैप्टर आपको पता चलते रहें।